आइए सर एक पॉइंट को समझ लें हम लोग इसमें। इस वीडियो में हमें जो डिस्कशन करना है वो है सेक्शन 10(10)(c). सेक्शन 10 सेक्शन 10 क्लॉज 10(cc), राइट। सर एक एम्प्लॉयर होता है जो आपको टैक्स फ्री सैलरी देता है। अगर एम्प्लॉयर आपको टैक्स फ्री सैलरी देता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयर से पूछो कि उसने कितना टैक्स जमा किया है गवर्नमेंट को, वो टैक्स सैलरी में ऐड कर दो। इसके इसके इस कॉन्सेप्ट में आएंगे अभी। पहले एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट, टैक्स फ्री सैलरी। एक कॉन्सेप्ट है टैक्स फ्री सैलरी, टैक्स फ्री सैलरी। उसमें क्या होता है, आप सैलरी दे देते हैं एम्प्लॉय को और इसका जो टैक्स होता है टोटल टैक्स, मतलब पूरी सैलरी टैक्स फ्री है। आपको मैं सैलरी दूं, बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, सब कुछ टैक्स फ्री है। सर टैक्स फ्री सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सैलरी जाती है एम्प्लॉय को और जो टैक्स है, टैक्स टू गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अब सैलरी का कंपोनेंट तो क्वेश्चन में होता नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में पता होता है, लेकिन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं, एग्जाम में लिखा हुआ है कि हमने टैक्स फ्री सैलरी दी है किसको? एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए। तो फिर उसी क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे हुआ है बाय एम्प्लॉयर अलग से, तभी तो ये टैक्स फ्री है। मैं तुम्हें टैक्स फ्री सैलरी दूंगा, तुम मेरे एम्प्लॉय हो, तो फिर तुम्हारे बिहाफ में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना पड़ेगा, वो मैं तुम्हारे बिहाफ में दे रहा हूं। एक होता है तुम्हारी सैलरी से काट के टीडीएस देना गवर्नमेंट को, और एक होता है तुम्हारे बिहाफ में देना अलग से। ये अलग से देता है कौन? एम्प्लॉयर। कब? टैक्स फ्री सैलरी में। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर? इन दोनों को जोड़ देते हैं और फिर ये दोनों को जोड़ के टैक्सेबल कर देते हैं। टैक्सेबल सैलरी किसको? एम्प्लॉय को। इसका ट्रीटमेंट यही होता है। अगर क्वेश्चन में सिंपल, अभी मैं आऊंगा 10(10)(cc) में, सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने टैक्स फ्री सैलरी तुम्हें दी है 10 लाख रुपए, तुम मेरे एम्प्लॉय हो और इस डील के लिए मैंने गवर्नमेंट को दिया है 2.5 लाख रुपए, तो 10 लाख और 2.5 लाख दोनों जोड़ देंगे, तुम्हारी टोटल इनकम यानी टैक्सेबल सैलरी एक तरह से कितनी हो जाएगी? 12.5 लाख। 10 लाख मैंने तुमको दिया और 2.5 लाख गवर्नमेंट को दिया, तो ओवरऑल अब तुम्हारी इनकम कितनी हो गई? 12,50,000। अब मैं फिर उसमें सेक्शन 16 का डिडक्शन लूंगा 50,000 का, फिर सैलरी इनकम आएगी, फिर तुम्हारी और इनकम जोड़ूंगा, फिर टोटल इनकम आएगा, फिर टोटल टैक्स आएगा। उस टैक्स में ये जो एम्प्लॉयर ने अलग से 2,50,000 रुपए जमा किए वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टैक्स फ्री सैलरी में जो भी टैक्स एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को देगा तुम्हारे बिहाफ में, उसके दो ट्रीटमेंट होंगे। पहले हम उसे सैलरी में ऐड करेंगे, ठीक, तुम्हारी सैलरी इनकम उतने से बढ़ेगी, फिर तुम्हारा हम टोटल इनकम टैक्स निकालने के बाद जब करेंगे लेस टीडीएस, तो ये वाला टैक्स घटा देंगे, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ टीडीएस बट पेड बाय एम्प्लॉयर, ना कि ये तुम्हारी सैलरी से कटा है। नॉर्मली सैलरी में क्या होता है, जो टैक्स होता है वो तुम्हारी सैलरी से कट के तुम्हें सैलरी मिलती है, ठीक, उसका तो मतलब हो गया कि टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया है। लेकिन ये एक डील है, जैसे मैं तुम्हें रहने के लिए घर देता हूं, चलाने के लिए कार देता हूं, अलाउंसेस देता हूं, वैसे एक डील होती है टैक्स फ्री सैलरी की, कॉमन डील। तो एक डील हो गई टैक्स फ्री सैलरी की, जिसमें जिसमें मैं तुम्हें पूरी की पूरी सैलरी दे देता हूं और तुम्हारे बिहाफ में गवर्नमेंट को मैं टैक्स जमा कर देता हूं। वो टैक्स तुम्हारी सैलरी में ऐड होके ओवरऑल टैक्सेबल हो जाता है, और फिर उसी टैक्स को मैं तुम्हारे टोटल टैक्स में से, इसमें जब मैं आगे जाके टोटल इनकम निकालूंगा और फिर टोटल टैक्स निकालूंगा, तो यही वाला टैक्स इसमें जाके माइनस हो जाता है लेस बोल के टीडीएस। ये एक जनरल ट्रीटमेंट हो गया। जब भी क्वेश्चन में टैक्स फ्री सैलरी होगा, सैलरी मैंने तुमको टैक्स फ्री सैलरी दी, तो फिर पूछो उसी क्वेश्चन में कि भाई अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी दी है तो इसका टैक्स मैंने गवर्नमेंट को कितना जमा किया, दोनों को जोड़ के इनकम दिखा दो, और फिर लास्ट में उसी को टीडीएस बोल के माइनस भी करना पड़ेगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। और स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इस जनरल कॉन्सेप्ट को लिख लो, फिर मैं स्पेशल कॉन्सेप्ट पे आता हूं।
ये सैलरी की बात हो रही थी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्स फ्री परक्यूजिट्स की। ये ओवरऑल सैलरी, जैसे मान लो मेरी आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, तो वो मैं टैक्स फ्री दूंगा, कोई टैक्स नहीं लूंगा। अब इसके लिए मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा करूंगा। कितना? इतना कि तुम्हें बाद में टैक्स ना लगे। उसकी एक कैलकुलेशन होती है जो क्लास में मैं जनरली बताता रहता हूं। अभी फिलहाल इस जनरल कॉन्सेप्ट को लिखो। क्या है ये जनरल कॉन्सेप्ट? टैक्स फ्री सैलरी, सैलरी टू द एम्प्लॉय प्लस टैक्स टू गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों को जोड़ के एम्प्लॉय के हैंड पे आएगी सैलरी, टोटल इनकम टैक्स, उसमें से यही वाला टैक्स जो एम्प्लॉयर ने जमा किया लेस टीडीएस बोल के माइनस कर देना। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। डन? लिख लिया आप लोगों ने? जहां भी आपको लगे टाइम कम मिला लिखने का, वीडियो रोक के लिख लिया कीजिए। आइए, तो सर अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा? ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है टैक्स फ्री सैलरी का। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यहां से पढ़ते हैं। कहता है यहां पर क्या हुआ है, यहां पे एम्प्लॉयर ने जो टैक्स जमा किया है वो आपकी टोटल सैलरी पे नहीं किया है। किस पे किया है? नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे। अब ये क्या है सर? नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स क्या है? हमने आपको फैसिलिटी और बेनिफिट दिया, रुपए नहीं दिए। रुपए में कोई फैसिलिटी हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम आपको काइंड में दे रहे हैं। क्या एग्जांपल में? सर चलाने के लिए कार दे दी, रहने के लिए घर दे दिया, कोई पैसा थोड़ी ना लिया आपसे, और ना इसको आप पैसे में बदल सकते हो। आपको घर चाहिए, लो हमने घर दिया, रहो इसमें। क्या इसका आप कोई मॉनेटरी कंपनसेशन हो सकता है इसमें? घर की क्वालिटी, घर की कॉस्ट, घर की लोकेशन, तो ये नॉन मॉनेटरी पर्क्स होता है। चलाने के लिए मैंने तुम्हें कार दे दी, महंगी कार, सस्ती कार, इसको आप पैसे में देखो। सैलरी चैप्टर में टैक्स देने के लिए भले इसका वैल्यूएशन करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने चलाने के लिए कार दी, कार दी, ये फैसिलिटी है, परक्यूजिट्स है, और वो नॉन मॉनेटरी है क्योंकि इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। वो अलग बात है कि सैलरी के क्वेश्चन करने के लिए वैल्यूएशन रूल है, रूल 3, वो कहता है कार है, अच्छा ये 1800 रुपया पर मंथ ले लेना, 2400 रुपया पर मंथ ले लेना, अच्छा घर है 15% ऑफ सैलरी ले लेना, वो अलग बात है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें अगर तुम्हारा बॉस चलाने के लिए कार दे दे फ्री में कंपनी की तरफ से, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यूएशन कैसे होगी? तुम तो यही बोल सकते हो, सर छोड़ो ना कार मत दो, 1 लाख रुपया बोनस दे देना, अंदाज से ही तो बोलोगे। तो नॉन मॉनेटरी पर्क्स का मतलब है चलाने के लिए कार दे देना, रहने के लिए घर दे देना। अब इसका टैक्स एम्प्लॉयर दे रहा है, हम आज इसकी बात कर रहे हैं, हम पूरे सैलरी के टैक्स की बात नहीं कर रहे। हम अब, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था यहां पे, इसमें हम पूरे सैलरी की बात कर रहे थे आपकी, ठीक। हम अब पूरे सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके सैलरी के अंदर, हम आपके सैलरी के अंदर परक्यूजिट्स होता है, परक्यूजिट्स के अंदर भी क्या है अब? नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। लाइक हाउस दे दिया मैंने आपको, कार दे दी मैंने आपको, चलाने के लिए कार, रहने के लिए घर दे दी। सैलरी की क्लास में अगर हम आपको चलाने के लिए कार देते हैं तो वो भी टैक्सेबल होता है। रूल है 1800 रुपए पर मंथ, बड़ी कार है तो 2400 रुपए पर मंथ, साथ में ड्राइवर है तो 900 रुपए पर मंथ। रहने के लिए घर दे दिया तो रूल है 15% ऑफ सैलरी, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सैलरी के अंदर होता है परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स के अंदर है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। ऑब्वियसली अगर आपको ये एम्प्लॉयर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स देगा तो इसकी एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपके सैलरी को, इसकी एक टैक्सेबल वैल्यू होती है जो आपके सैलरी को बढ़ाएगी, टैक्स की लायबिलिटी को बढ़ाएगी। तो एम्प्लॉयर क्या बोलता है? इसका टैक्स मैं ही दूंगा। एम्प्लॉयर क्या बोलता है? इसका टैक्स मैं ही दूंगा। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स, इनकम ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब ये क्या है सर? इसी को समझना है सर। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने उठाया है, क्या? टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक। उसके 3 मुद्दे हैं। एक सेक्शन 1010 जिसका कनेक्शन एग्जम्प्टेड इनकम से है, जिसका कनेक्शन सैलरी चैप्टर से है। एक सेक्शन है 40A5 पीजीबीपी चैप्टर से है।
एक और सेक्शन है 192(1)(a) टीडीएस चैप्टर से है। ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं बता रहा हूं ये 3 जगह कॉमन है। एक पीजीबीपी चैप्टर में 40A5 जहां बोला गया है कि ये जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है इसका खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयर ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और इसका टैक्स एम्प्लॉयर ने खुद जमा किया, तो इसका डेबिट करने एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा अपने पीएनएल अकाउंट में। डेबिट किया तो वो अलाउ नहीं होगा। क्या लिखता है पीजीबीपी का क्लास, डिसअलाउ सच एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। यानी एम्प्लॉयर ने अभी अभी जो टैक्स पे किया है किस पे पूरी सैलरी पे नहीं, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पे, वो उसको पीएनएल अकाउंट में पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करते समय घटाने नहीं मिलेगा। ठीक। और इसका एक एस्पेक्ट है कि वो जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है वो एम्प्लॉय के हैंड पे एग्जम्प्ट है, टैक्स एग्जम्प्ट है जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है। सर पर्क तो टैक्सेबल होता है, जैसे मैं आपको रहने के लिए घर दूं वो तो टैक्सेबल होगा, चलाने के लिए कार दूं वो तो टैक्सेबल होगा, लेकिन उसका टैक्स जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसको हम एग्जम्प्ट करेंगे एम्प्लॉय के हैंड पे। ये एक हो गया। दूसरा, एम्प्लॉयर को वो खर्चा डेबिट करने नहीं मिलेगा। तीसरा इसका पॉइंट है टीडीएस के अंदर सेक्शन 192(1)(a) वो कहता है कि इस टैक्स को हम टोटल टैक्स में से माइनस करेंगे। जो एम्प्लॉय का टोटल टैक्स होता है उसमें से इस टैक्स को माइनस करेंगे। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 192(1)(a। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, इस टॉपिक में, इसमें 3 तरीके की चीज डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर on non-monetary perquisites on behalf of employee is exempt in the hands of employee. Such tax is not deductible in PGBP in the hands of employer, and further such tax is eligible for deduction from the total tax as a TDS in the hands of employee. बोला सर लिखा दो ना, ये सब लिखाएंगे, पहले समझ तो लो। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सैलरी के अंदर परक्यूजिट्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज के अंदर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स जिसको हम पैसे से नहीं तोल सकते हैं। बोला सर मॉनेटरी परक्यूजिट्स का एग्जांपल देना। तो तुमने दवा में खर्च किया 18,000 रुपए, मुझसे आके ले गए 18,000, ये मॉनेटरी परक्यूजिट्स होता है। तुमने अपने घर के नौकर को दिए 12,000 रुपए, मुझसे आके मांग के ले गए 12,000, ये होता है मॉनेटरी परक्यूजिट्स। ठीक है, ये है नॉन मॉनेटरी, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। चलाने के लिए कार देना, रहने के लिए घर देना, और भी चीजें आती हैं, बट मोटा मोटी अभी एग्जांपल हम लोग हाउस का लेके आगे बढ़ेंगे। सर सैलरी चैप्टर बोलता है कि इसकी वैल्यू तो टैक्सेबल होगी, जिसके कारण आपका सैलरी, टैक्सेबल सैलरी बढ़ेगा। अगर मैं आपको सैलरी के अलावा रहने के लिए घर दूं, चलाने के लिए कार दूं, तो आपकी टैक्सेबल सैलरी बढ़ेगी और टैक्स बढ़ेगा। अब इससे नाराज ना हो, इसलिए एम्प्लॉयर बोलता है, एक डील कर लेता है कि सुनो, ये जो नॉन मॉनेटरी पर्क्स मैंने तुमको अभी अभी दिया है, घर, कार, उसका टैक्स मैं भी दूंगा, मैं तुम्हें घर भी दूंगा और उसका टैक्स भी मैं दूंगा। वाह सर, एम्प्लॉयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखो उसको कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पे। उसको ये टैक्स घटाने नहीं मिलेगा अपने पीएनएल अकाउंट में एज एक्सपेंडिचर, जबकि उसकी जेब से ये टैक्स लग गया। बी स्पेसिफिक, ये टैक्स पूरी सैलरी का टैक्स नहीं है। ये टैक्स एम्प्लॉयर ने जो पे किया है एम्प्लॉय के बिहाफ में, वो सिर्फ एक सिलेक्टेड इनकम का है। कौन सी? नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स इनकम। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पिछले 5 मिनट से यही स्ट्रेस दे रहा हूं। ठीक, डन। सर ये एक मैंने लिखने की कोशिश की कि हम कहां पे हैं। इसके बाद एक और चार्ट में ले जाऊंगा आपको, यहां पे। इस चार्ट में कुछ मत लिखना जब तक मैं ना कहूं लिखने के लिए। ठीक, ये जो डिस्कशन हमारा है यहां पे, इसमें से कुछ मत लिखना, मैं जब समझा दूं, मैं जब लिखने कहूं तब लिखना। फिलहाल इसको लिखो। एक तो था जनरल कॉन्सेप्ट, ये है पूरी सैलरी का टैक्स। हम इसके अंदर तो सैलरी भी है, अलाउंसेस भी है, बोनस, कमीशन सब है, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। और इससे रिलेटेड अभी हम लोग 3 जगह हैं, एक सैलरी में, दूसरा पीजीबीपी में, तीसरा टीडीएस की क्लास में। सभी मैं अगली चार्ट में आपको लिख के दूंगा, कौन कौन सा सेक्शन कैसे कैसे इन्वॉल्व हो रहा है सब बताऊंगा। पहले इसको लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग खुला रखिएगा। मैं समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा, ट्रेनिंग में, जॉब में। प्लस देख रहे हो 3 चैप्टर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट एग्जम्प्टेड इनकम भी कह सकते हो, तो इनफैक्ट
एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सेक्शन है 1010cc, यहाँ कौन सा सेक्शन है 192(1)A, यहाँ कौन सा सेक्शन है 40A(5), और सैलरी तो है ही सैलरी। फिर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स प्लानिंग में भी काम आता है, मेनली बिग फोर में काम आता है ये कॉन्सेप्ट। बोले सर बिग फोर क्यों? क्योंकि ये जनरली जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहा हूं ये नॉन रेसिडेंट्स एम्प्लॉय पे एप्लीकेबल होता है, एक्सपेट्रिएट्स जिसको बोलते हैं। नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ये एम्प्लॉय इंडिया में ही काम करते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं, नॉट अ इंडियन सिटीजन, ऐसा कह सकते हो। ये इंडियन सिटीजन, ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ये जो सर अभी आप पढ़ा रहे हो आप हमें, क्या ये प्रैक्टिकली है ऐसा? क्या ऐसा कोई एम्प्लॉयर है जो ये बोलता है कि घर ले लो और घर का टैक्स भी हम ही देंगे? इंडियन एम्प्लॉय के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर के एम्प्लॉय आते हैं इंडिया में काम करने के लिए, कोरिया से, जापान से, चाइना से, वो लोग इंडिया में ऐसी डील लेते हैं और एम्प्लॉयर देते हैं ऐसी डील, तुम आ जाओ, तुम्हारी सैलरी 1 करोड़ रुपए, टैक्स काटेंगे। वो बोलता है सर मुझे रहने के लिए घर भी चाहिए, घर भी देंगे। बोला सर उसका टैक्स हमें नहीं देना, नहीं देना कोई बात नहीं। उनका कहना है जो सैलरी तुम मुझे कैश दे रहे हो ना बैंक में, उस पर टीडीएस काट लो, हमें पता है इंडिया में टैक्स है, लेकिन जो तुम ये रहने के लिए घर दोगे, चलाने के लिए कार दोगे, घर में नौकर दोगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दोगे, वो तो दो, वो तो हमारी सर्विस का पार्ट है। हम तो इंडिया आ रहे हैं तुमसे इसी कंडीशन पे कि तुम चलाने के लिए कार दोगे, कार का ड्राइवर दोगे, घर में नौकर दोगे, 5 स्टार की है ना फैसिलिटी वाला घर दोगे रहने के लिए, फिर उसका टैक्स क्यों ले रहे हो? एक्चुअली वो लोग सैलरी चैप्टर तो पढ़े हुए नहीं होते हैं जो बाहर से काम करने आते हैं, क्या समझे? हम और आप सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि मैं रहने के लिए आपको घर दूंगा तो उसकी 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होती है। ये फॉरेनर्स को कहां से पता होगा? उनको इतना ही पता है कि भाई तुमने मुझे 1 करोड़ की सैलरी देनी है, उस पर टैक्स काट लो। हमने इंडिया का टैक्स रेट देखा हुआ है, स्लैब रेट लगता है। मान लो कोई जापानीज और कोरियन इंडिया में काम करने आ रहा तो उसने नेट पे देख लिया इंडिया में स्लैब रेट क्या चल रहा है, उसके दिमाग में है कि 30% टैक्स देना, 1 करोड़ में 70 लाख हमारा है, ठीक। अब उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए इंडिया आ रहा हूं तो मुझे घर, गाड़ी, बंगला, नौकर ये सब तो दो, मैं क्यों आऊं इंडिया? तो हमने बोला ठीक है ले लो। लेकिन फिर वो लोग स्मार्ट है, वो बोलते देखो भाई तुम्हारा सैलरी चैप्टर और तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ये सब टैक्सेबल होगा इंडिया में, लेकिन हम इस पर टैक्स नहीं देना चाहते। तो जनरली ये जो डील अभी मैं आपको समझा रहा हूं आपके एग्जाम्स के लिए, पीजीबीपी चैप्टर इन्वॉल्व है, टीडीएस चैप्टर इन्वॉल्व है, एग्जम्प्टेड इनकम, सैलरी चैप्टर, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप प्रैक्टिस में जाएंगे या फिर आप जॉब में जाएंगे, उस समय ये बहुत काम आता है। स्पेसिफिक सिचुएशन में कब? जब तुम एक्सपेट्रिएट्स पे डील करते हो। सर हु इज एक्सपेट्रिएट, हु आर एक्सपेट्रिएट्स? जो फॉरेन सिटीजन इंडिया में आते हैं जॉब पे काम करने के लिए, टेम्पररी 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, हो सकता है कुछ रहने के कारण रेसिडेंट भी बन जाए, बट ये डील होती है। इंडियन एम्प्लॉय और इंडियन एम्प्लॉयर के बीच में ऐसी डील नहीं होती। फॉरेन एम्प्लॉय जो यहां आके काम करते हैं इंडिया में, तो जब हम उनको उनकी कंट्री, कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, वहां से हम लोगों को जब यहां बुलाते हैं, पुणे में और गुड़गांव में और आपका कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी है आईटी सेक्टर वहां, और बैंगलोर में, जयपुर में, तो फिर जब हम लोग बाहर के लोगों को यहाँ जब बुलाते हैं काम करने के लिए, तो फिर वो लोग बोलते भाई हम रहेंगे कहाँ, और हमें तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में नहीं आता, हमारे रहने की व्यवस्था अति उत्तम कर दो, कार दे दो, ड्राइवर दे दो, घर में 2-4 नौकर दे दो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दो, हम अपनी कंट्री में तो सब कुछ हमारे पास फ्री है, तो ये देना पड़ता है। अच्छा अब हम देते हैं तो सैलरी चैप्टर बोलता है ये सब टैक्सेबल होगा, तो फिर डील होती है कि टैक्स फ्री नॉन मॉनेटरी पक्ष, यानी इसका कोई टैक्स, भाई रुपया तो इन्वॉल्व है नहीं, तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया, अब टैक्स क्यों ले रहे हो? उनका यही कहना है कि जब तुमने मुझे रहने के लिए घर दिया तो टैक्स क्यों ले रहे हो? भाई मैं उनको क्या बताऊं कि सैलरी चैप्टर में घर अगर रहने के लिए दिया जाता है तो सैलरी 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल पर्क होता है। चलाने के लिए कार दे दे ड्राइवर के साथ तो 1800 रुपए प्लस 2400 रुपए प्लस 900 रुपए का डील होता है,
टैक्सेबल वैल्यू निकालने का। अब उनको इंडिया का लॉ क्या समझाओ, उनको थोड़ी ना एग्जाम देना है। तो ये डील एग्रीमेंट में होती है। और जब तुम एक्सपेट्रिएट्स पे काम करोगे ट्रेनिंग पीरियड में, बिग फोर में, जॉब, प्रोफेशनल जॉब में, तो तुमको ये क्लास बहुत काम आएगी। डील होती है, मैंने इस पे काम कर रखा है प्रैक्टिकली व्हेन आई वाज वर्किंग विथ रिलायंस। व्हेन आई वाज वर्किंग विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन 2006 एंड 7, तो हमारे यहाँ काफी सारे फॉरेन एम्प्लॉय काम करने आए थे रिलायंस रिटेल के अंदर, और मैं उन पे ये काम करता था। ये जो अभी पढ़ाने वाला हूं आपको एग्जाम के लिए, पीजीबीपी, टीडीएस, एग्जम्प्टेड इनकम, ये प्रैक्टिकली मैंने अप्लाई कर रखा है। तुम्हें भी आगे ऐसा मौका मिल सकता है। क्या ये चीज एग्जिस्टेंस में है बाहर प्रैक्टिकल लाइफ में? आंसर इज यस। बट हमें तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे घर वालों को ऐसी डील नहीं मिलती, क्योंकि हम इंडियन एम्प्लॉयर के यहाँ एज ए इंडियन काम कर रहे हैं। हम विदेश से थोड़ी ना आके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बिग फोर का नाम लिया, क्योंकि बिग फोर में जब आप एमएनसी क्लाइंट पे काम करते हो, फॉरेन क्लाइंट जिनकी इंडिया में ब्रांच है उस पे जब काम करते हो, तो वहां 200 एम्प्लॉय में कभी कभी 100 एम्प्लॉय बाहर के होते हैं। इंडिया में कुछ ऐसी ऑफिसेज हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कंपनी के, चाइनीज कंपनी के, जापानीज कंपनी के, इंक्लूडिंग सैमसंग, जहां पर अगर मान लो उनके आपके पुणे में या गुरुग्राम में या नोएडा में अगर 500 एम्प्लॉय हैं, तो 300 फॉरेन के हैं। 300 फॉरेन के एम्प्लॉय हैं जो इंडिया बेस पे रह के काम कर रहे हैं, फॉरेन से आए हुए हैं। क्या करोगे? वहां ये डील काफी फेमस है। मतलब समझो कि ये 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी वाला डील है जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी वाला। ये शायद मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो यूट्यूब पे तो सभी इसको देखते हैं, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन। ये जो क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको यूट्यूब पे सभी फॉलो करते हैं। चलिए लिखिए इसको। आई होप आप लोग इसको लिख चुके हैं, नहीं तो वीडियो यहां रोक के लिखिए। हम लोग अगले चार्ट में चलते हैं। ये सब सेक्शन अभी रेफरेंस में आएगा, सब चीज आएंगी रेफरेंस में। कैसे ये 4 चैप्टर कनेक्टेड है देखिए। लिखना अभी कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग एक सेक्शन का रेफरेंस ले रहे हैं, सेक्शन 1010 सीसी, इनकम एग्जम्प्ट। सेक्शन 10 का मतलब ये कोई इनकम है जो एग्जम्प्ट होगी। बोला सर इनकम कहां है? ये तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है। तो सर इसी को तो इनकम भी बोल सकते हैं। किसकी? एम्प्लॉय की। इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर एम्प्लॉय। अब इसका भी एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 17(2)(4). परक्यूजिट्स का एक सेक्शन है 17(2)(4) जो कहता है कि कोई भी टैक्स या कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर करे, किसके बिहाफ में? एम्प्लॉय के बिहाफ में, तो वो एम्प्लॉय की इनकम होती है। एक बात बताओ, सैलरी मेरी, परक्यूजिट्स मेरे हैंड्स पे टैक्सेबल हो रहा है, तो टैक्स भी मैं ही दूंगा ना। अगर मेरा बॉस मुझे सैलरी दे रहा है, अलाउंसेस दे रहा है, परक्यूजिट्स दे रहा है, चाहे रहने के लिए घर ही दे रहा हो, अगर वो टैक्सेबल है तो उसका टैक्स मैं ही दूंगा ना। लेकिन यहां क्या लिखा है? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। तो ये एक तरह की इनकम है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। सेक्शन किसमें? 17(2)(4) में। बट इट इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010(c). ऐसे समझो, इसीलिए ये 1010(c) यहां पर रेफरेंस में है। डन। सर नॉन मॉनेटरी परक्यूट्स क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटी एटसेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं। हम अभी 3 चीजों को आपस में मिला के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रेफर करूंगा। एक एग्जम्प्टेड इनकम 1010cc, एक टीडीएस 192(1)(a) और एक पीजीबीपी का सेक्शन 40(a)(5). सर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है, सैलरी चैप्टर में भी पढ़ते हैं, टीडीएस चैप्टर में भी पढ़ते हैं, और पीजीबीपी में भी इसका रेफरेंस आता है। ये वीडियो देखने से तीनों चैप्टर का काम चलेगा। ठीक। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है अपनी जेब से, जिसका उसको खर्चा घटाने भी नहीं मिलेगा पीजीबीपी में। अब क्या करें? अगर मैं ये डील नहीं दूंगा तो वो जापानीज एम्प्लॉय मेरे यहां इंडिया में काम भी तो करने नहीं आएगा। अगर मैं ये डील, ये एग्रीमेंट में नहीं लिखूंगा उसके,
मैं जापान से एक बंदे को अपनी फैक्ट्री में यहां बुलाना चाहता हूं, चाइना से बुलाना चाहता हूं, कोरिया से बुलाना चाहता हूं। अगर ये लाइन मैं उसके एग्रीमेंट में नहीं लिखूंगा तो वो इंडिया नहीं आएगा मेरे पास काम करने। ये लाइन मजबूरी है, लिखना पड़ेगा कि तुम्हें मैं रहने के लिए घर दूंगा, चलाने के लिए कार दूंगा, लेकिन उसका टैक्स मैं ही जमा करूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम अपनी खाली बेसिक सैलरी और बोनस पे टैक्स देते रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। अच्छा, उसको पैसा आ रहा है उसमें से टैक्स देने में क्या दिक्कत है उसको, लेकिन रहने के लिए घर देने में उसको पैसा आया कहां जो वो टैक्स देगा बेचारा। वो तो सर पकड़ के बैठा है, कैसा लॉ है इंडिया का। इसीलिए उसने एक डील कर ली, देखो मैं इंडिया तभी आऊंगा जब नॉन मॉनेटरी पर्क्स, घर कार का बनने वाला टैक्स तुम खुद दोगे एम्प्लॉयर। सुनो, तुम्हें कार भी देनी है और उसका टैक्स भी देना है, तुम्हें घर भी देना है उसका टैक्स भी देना है। ये जो बाहर के लोग आते हैं इंडिया में काम करने, ये डील लेते ही लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड। सर, ए लिमिटेड एक एम्प्लॉयर है जिसके यहां आप एम्प्लॉय मिस्टर ए काम कर रहे हो 80,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी पे, ठीक। और अब जो मैं इसे तुम्हारे को सैलरी दूंगा पर मंथ 80,000 रुपीज, क्या ये मैं पूरा रुपया तुम्हें दे दूंगा या टीडीएस भी काटूंगा हर महीने? यही तो पढ़ते हैं क्लास में कि अगर एक एम्प्लॉयर हर महीने तुम्हें सैलरी देता है तो उसमें से वो टीडीएस भी काटेगा, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन भी काटेगा, पी टैक्स भी काटेगा। चलिए, मैं प्रोविडेंट फंड की बात अभी नहीं कर रहा, पी टैक्स की बात नहीं कर रहा, प्रोफेशनल टैक्स की। कम से कम टीडीएस तो मैं काटूंगा। तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपए, क्या तुम्हें पूरा 80,000 मिल जाएगा? क्या तुम्हें पूरा 80,000 मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। तो मैं एक रूल फॉलो करूंगा, सेक्शन 192 टीडीएस चैप्टर, और उसके हिसाब से पर मंथ तुम्हारी सैलरी से 8,190 रुपए काटूंगा। बोला सर ये कैसे आया 8,190 रुपए? मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन 8,190 आएगा। 80,000 रुपए पर मंथ की सैलरी अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं पूरी सैलरी तुम्हारे बैंक में नहीं दूंगा, 80,000 रुपए नहीं मिलेंगे, मैं उसमें से एक लीगल टैक्स टीडीएस बोल के काटूंगा। ये रूल है, ये पावर मुझे एम्प्लॉयर को दिया हुआ है। किसने? सेक्शन 192 टीडीएस चैप्टर ने, जिसकी बात टीडीएस की क्लास में भी होती है, जिसकी बात सैलरी की क्लास में भी होती है। एक एम्प्लॉयर पूरी सैलरी नहीं दे सकता। मेरे सैलरी देने पर तुम्हारी कितनी इनकम होगी, तुम्हारा कितना टैक्स आएगा, उतना टैक्स मुझे पर मंथ टीडीएस बोल के काटना पड़ेगा। 80,000 रुपए पे मैंने कैलकुलेशन की तो 8,190 आया, ये काट के ही मैं तुम्हें दूंगा नेट सैलरी 7,180। डन। अब नया ऑफर क्या है? नया ऑफर है कि तुम्हारी सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ है, उसके अलावा मैं तुमको रहने के लिए फ्री में घर दूंगा। तुम खुश हो गए, वाह मेरा बॉस कितना अच्छा है, 80,000 रुपए तो दे ही रहा था सैलरी में, अब रहने के लिए फ्री में घर दे रहा है। तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तुम्हें सैलरी चैप्टर नहीं पता क्या है, तुम्हें टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मैं पहले 80,000 रुपए दे रहा था, तुम अपने घर में रह रहे थे, से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली, भाई लोग, मम्मी पापा सबके साथ रह रहे थे, पूरा पूरा परिवार भरा पूरा था, कमरे घर में कम थे। तुम्हें नया घर चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास रेंट नहीं है देने के लिए, किसी तरह तुम्हारा घर खर्च चलता है 71,810 में। मैं तुम्हें 80,000 रुपए पर मंथ देता हूं, लेकिन तुम्हें घर में मिलता कितना है टैक्स काट के? 71,810। अभी तो पीएफ नहीं काटा है, एज्यूमिंग चलो बाकी कुछ नहीं काट रहा ये पैसा। अब इस पैसे से किसी तरह तुम्हारा घर खर्चा चल जा रहा है, तुम अब नया घर नहीं ले सकते, तुम किराए का मकान भी नहीं ले सकते, और तुम अपने वो ज्वाइंट फैमिली में किसी तरह एडजस्ट करके चल रहे हो। ठीक, अब मैं तुम्हें ऑफर दूं, नया ऑफर, कि भाई मुझे तुम्हारी काम बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मेरी तरफ से एक घर भी ले लो, तो तुम हाँ बोलोगे कि नहीं? तुम्हें सैलरी चैप्टर नहीं आता है कुछ भी, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें रेंट पर जाने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारे अपने घर में जगह की बहुत दिक्कत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अलग से स्टडी रूम चाहिए, ठीक, तुम्हारे अपने गेस्ट आते हैं तो रूम कम पड़ जाता है, जमीन पे सोना पड़ता है। अब एक एम्प्लॉयर तुम्हें बोलता है सैलरी वही है, रहने के लिए घर भी दे रहा हूं, तो तुम खुशी खुशी उस घर में शिफ्ट करोगे कि नहीं? हाँ बोलो ना भाई। हाँ सर शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट तो तुम कर गए, मैंने तुम्हें घर दिया, तुम उस घर में शिफ्ट कर गए फैमिली के साथ, लेकिन तुम्हें एक राज की बात पता ही नहीं थी। क्या? सैलरी चैप्टर में रूल 3 परक्यूजिट वैल्यूएशन, परक्यूजिट वैल्यूएशन का रूल 3 जो है सैलरी चैप्टर, वो बोलता है भाई अगर तुम्हें तुम्हारा बॉस
रहने के लिए फ्री में घर दे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, आरएफए। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें रहने के लिए फ्री में घर दे तो तुम्हारी 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। क्या बोल के? परक्यूजिट्स वैल्यू बोल के। ये तुम्हें नहीं पता था। तुम्हें बोला क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो रहने के लिए घर मिल रहा है, मेरे पास तो पैसे थे नहीं रेंट देने के लिए, मेरा किसी तरह घर खर्च चल रहा था 71,810 में, मुझे एम्प्लॉयर रहने के लिए घर दे रहा है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अब तुम्हारा दिमाग ठनका, घूम गया। कब? जब मंथ एंड में तुम्हारे बैंक में सैलरी कम आई। ये देखो क्या हुआ, तुम्हारे इस नए ऑफर में तुम्हारे बैंक में सैलरी सेम ना आके कम आई, नेट सैलरी इन द बैंक कम हो गई। अब तुम सर पकड़ लिए, भाई मैं तो पहले ही अपनी ज्वाइंट फैमिली में खुश था, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रहने के लिए फ्री में घर दिया तो मेरी सैलरी कम कैसे आई बैंक में? तुम्हें टैक्स का आइडिया नहीं था। क्या हुआ, मैंने जैसे ही तुमको तुम्हारी बेसिक सैलरी के साथ रहने के लिए फ्री में घर दिया, तुम्हारी सैलरी 15% ऑफ सैलरी से टैक्सेबल हो गई, बढ़ गई। तो तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी बढ़ गई। अब तुम्हारा टोटल टैक्स भी बढ़ेगा और टीडीएस पर मंथ भी बढ़ेगा। रुपया तो वही था 80,000 रुपए। भाई मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया जिससे तुम्हारी परक्यूजिट्स वैल्यू बढ़ी, टैक्सेबल सैलरी बढ़ी, टीडीएस का अमाउंट बढ़ा। रुपए तो वही थे 80,000 रुपए, तो तुम्हारा नेट बैंक में रुपया क्या होगा? कम होगा ही होगा। ये हुआ तुम्हारे साथ एक तरह का धोखा। तो क्या ये डील तुम्हें अच्छी लगी? नहीं ना सर, फिर तो वही अच्छा था, मुझे आप है ना घर छोड़ दीजिए, मैं तो रूखी सूखी खा के अपने ज्वाइंट फैमिली में काम चला लूंगा सर, लेकिन ये कम रुपया मेरे बैंक में आएगा तब तो मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा। ये है इनकम टैक्स। फॉरेनर तो और परेशान हो जाएगा। फॉरेनर बोलेगा ले भाई, जापान से मैं आया, चाइना से मैं आया, मुझे लगा इंडिया में 30% का टैक्स लगेगा, इन्होंने तो इफेक्टिवली ज्यादा रुपया काट लिया। भाई फॉरेनर इंडिया आ रहा है, रहने के लिए उसको घर चाहिए, चलाने के लिए कार चाहिए, घर में नौकर चाहिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाटर चाहिए, उसी कंडीशन पे वो आया था इंडिया। अब तुमने उसको परक्यूजिट्स तो पढ़ाया नहीं, सैलरी बढ़ गई, टीडीएस बढ़ गया, बैंक में उसको पैसा उसकी एक्सपेक्टेशन से कम मिला। अब ये दोनों लोग परेशान, ये एम्प्लॉय भी और वो फॉरेनर भी। तो इन लोगों ने डील ली एम्प्लॉयर से, सुनो ये तुम काम करो, तुम जो भी हमें नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स दे रहे हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, चलाने के लिए कार, घर में नौकर, रहने के लिए घर, उसका टैक्स तो तुम ही दोगे। ये वाली डील प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है? हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। ये जो अभी मैंने बताया, अब जो डील आएगी कि नहीं सर मुझे तो वही वाला पैसा चाहिए जो पैसे मिलता था, रहने के लिए तुम घर दोगे तो उसका टैक्स भी तुम ही दो। क्या ऐसी डील प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है? हाँ चलती है। जब फॉरेनर्स इंडिया में आके काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो ऐसी डील चलती है जिसका एक्सपोजर तुमको बिग फोर में जरूर मिलेगा अगर तुम आर्टिकलशिप करोगे, ट्रेनिंग करोगे, जॉब करोगे, या ऐसी किसी इंडस्ट्री में जहां फॉरेनर्स भी काम करते हैं, जैसे मैंने काम कर रखा है अराउंड 1 साल 7 महीने 2006-2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हेड ऑफिस मुंबई मेकर चैम्बर नरीमन पॉइंट पे। अच्छा लगता है कहने में, मेकर चैम्बर नरीमन पॉइंट, जहां मुकेश भाई खुद बैठते हैं, उनकी हेड ऑफिस, उसी में एक फ्लोर में हमारी भी ऑफिस थी। अच्छा लगता है बोलना, इसीलिए बोलता हूं, 15-16 साल के बाद भी बोल रहा हूं, क्योंकि बात ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी भाई। उस ऑफिस में काम करना एक 50 साल तक मेरे लिए वो एक यादगार मोमेंट होगा। ठीक है, इसलिए मैं हर क्लास में बोलूंगा, खास करना सैलरी चैप्टर जब पढ़ाता हूं ना, तो मैं इमोशनली अटैच हो जाता हूं अपने पास्ट से, और मैं कभी ईएनवाई की चर्चा, कभी रिलायंस की चर्चा और कभी चतुर्वेदी शाह की चर्चा जरूर करता हूं। लेकिन ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अब एक्सपीरियंस है तो ऐड कर देता हूं। तो सर ये प्रैक्टिकल काम आपको बिग फोर में भी मिल सकता है, बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फर्म जो एनआर पे काम करती है, नॉन रेसिडेंट एक्सपेट्रिएट्स पे, वहां मिल सकता है, जरूरी नहीं कि बिग फोर में ही मिले। और तुम बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस, टाटा मोटर्स, एचसीएल, इन सब जगह काम करोगे टैक्स डिपार्टमेंट में, तो ऐसी डील मिल सकती है। अब ऐसी डील में करेंगे क्या, तो अभी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पहले इसको लिखो, नहीं तो मिस ना हो जाए चीज। यहां से स्टार्ट किए ना,
ये तो ऊपर वाला लिखा नहीं, ऊपर वाला तो पहले है सर, इधर था, इधर ये सब लिखा दिया है ना। अभी आपने ये सब लिख लिया, राइट। अब मैंने बोला आपको नया फॉर्मेट, ये नया फॉर्मेट यहां से स्टार्ट हुआ, लिखिए इसको प्लीज, इसको लिखिए। 8,190 रुपए कैसे आया वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। 8,190 रुपए कैसे आया वो मैं बताऊंगा, इसको लिखिए अच्छे से, ठंडे दिमाग से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सेवनटीन टू फोर परक्यूजिट्स का एक सेक्शन है, 1724। टैक्स इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर एम्प्लॉय, जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया वो काइंड ऑफ इनकम है, बट एग्जम्प्ट भी है साथ में। टैक्स नहीं देना एम्प्लॉय को, इस पे टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया वो एक तरह की इनकम है, लेकिन एम्प्लॉय के हैंड पे एग्जम्प्ट है, ताकि टैक्स पर टैक्स ना लगे। सारा चीज लिखिए, ऊपर के तीनों सेक्शन लिखिए, चैप्टर के नाम लिखिए। वीडियो रोक लें, यहां पे पूरा लिखे। आई होप आप लोग वीडियो रोक के लिख चुके हैं ये सारा। थोड़ा नीचे चलते हैं, आई होप आप लोग लिख चुके हैं। इतना लिख लीजिए जितना दिख रहा है कि अगर मैं आपको रहने के लिए घर दूं तो आपकी सैलरी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि रहने के लिए घर जब मिलता है तो वो सैलरी चैप्टर में रूल 3 में टैक्स हो जाता है 15% ऑफ सैलरी से। टैक्सेबल सैलरी बढ़ेगी तो टोटल टैक्स बढ़ेगा, टैक्सेबल सैलरी बढ़ेगी तो टोटल टैक्स बढ़ेगा, टोटल टैक्स बढ़ेगा तो टीडीएस पर मंथ बढ़ेगा, टीडीएस पर मंथ बढ़ेगा तो नेट सैलरी इन द बैंक डिक्रीज करेगी, क्योंकि सैलरी तो बढ़ी नहीं, रहने के लिए घर मिला है। कैश कंपोनेंट तो बढ़ा नहीं ना, ये तो नॉन मॉनेटरी कंपोनेंट है ना, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आपका कैश सैलरी तो वही 80,000 रुपीज। तो अगर टीडीएस का अमाउंट बढ़ेगा तो आपका बैंक में पैसा 71,810 से भी कम आएगा, जो पहले आता था उससे भी कम आएगा। लिखिए नीचे तक, इतना लिखिएगा। वीडियो रोक लीजिए, लिख लीजिए। चलिए सर, आई होप आप लोगों ने लिखा। अब लिखना नहीं है, पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग लिखना। तो क्या हुआ सर, बेसिक सैलरी मिल रही थी, टीडीएस कट रहा था और 71,810 मिल रहा था। आई वॉज हैप्पी। ये एम्प्लॉयर ने जैसे नया ऑफर दिया, रहने के लिए फ्री में घर ले लो, मैं हाँ कर गया। मेरा क्या हुआ गलती से, अब सैलरी बढ़ गई, टैक्सेबल सैलरी, सैलरी तो वही थी, अरे मॉनेटरी टर्म्स में मेरी सैलरी वही थी 80,000 रुपए पर मंथ, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन जो मुझे मिला उसके कारण इनकम टैक्स रूल्स में मेरी टैक्सेबल सैलरी बढ़ गई, क्योंकि इनकम टैक्स रूल 3 बोलता है ये जो घर मिला है अब तुम्हारी सैलरी का 15% हम और टैक्स करेंगे परक्यूजिट्स वैल्यू बोल के। तो मेरा टैक्स बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, टोटल इनकम बढ़ गया, टोटल टैक्स बढ़ गया, टीडीएस बढ़ गया, और इसका प्रेशर क्या हुआ, बैंक में मेरे रुपए जो आते थे वो कम हो गए, क्योंकि बेसिक सैलरी तो 80 की 80 थी। तो अब ये नई डील हुई, अब ये एक नई डील हुई फिर से कि सुनो, जो टैक्स रिलेटेड टू सैलरी है वो एम्प्लॉय जैसे पहले दे रहा था वैसे ही देगा, एम्प्लॉय जैसे दे रहा था वैसे ही देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192(1) पर मंथ सैलरी से कटता रहेगा जैसे पहले कटता था। लेकिन जो अभी अभी नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स घर मिला, घर के कारण जो टैक्स आपका बढ़ा, मतलब टोटल टैक्स के दो हिस्से हो गए, देखो अच्छे से, टोटल टैक्स और टीडीएस के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा एम्प्लॉय देगा, उसकी सैलरी से कटेगा, दूसरा हिस्सा एम्प्लॉयर देगा अलग से। अब यही है दूसरा हिस्सा, क्या, टैक्स रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स।
मैंने जो आपको रहने के लिए घर दिया, जिसके कारण आपकी सैलरी बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, उसके अब दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा 192(1) बोल के, दूसरा हिस्सा एम्प्लॉयर जमा करेगा। कौन सा हिस्सा? टैक्स रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स जो रहने के लिए हमने तुम्हें घर दिया, उसकी वैल्यू पर जो टैक्स लगा वो हिस्सा। ऐसे समझो टोटल टैक्स मान लो 10,000 है तो 8,000 इधर और 2,000 उधर। एग्जाम में ये अमाउंट अलग अलग तुमको देगा। निकलता कैसे वो मैं अभी बताऊंगा, निकलता कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन डोंट वरी, एग्जाम में ये फिगर तुम्हें दी रखी होगी, निकालने की जरूरत नहीं होती। सर एग्जाम में टीडीएस, देखो टीडीएस कैसे आया 8,190 मैं सिखाता हूं, लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है पहले से, ये ध्यान रखना। निकालने आता नहीं आपके एग्जाम के लेवल में हाउ टू कंप्यूट टीडीएस 8190 ये नहीं आता है, बट मैं अभी सिखा दूंगा कि 80,000 रुपए पर मंथ पे टीडीएस 8,190 कैसे आया। एग्जाम में फिगर दे रखी होती है। अब मान लो घर मिलने से मेरा टोटल टैक्स हो गया 8,190 रुपए पर मंथ की जगह पे 10,000, तो से 8,000 एम्प्लॉय देगा, 2,000 एम्प्लॉयर देगा। तो जो 2,000 एम्प्लॉयर दे रहा है वो है क्या? वो है टैक्स रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर। इसी को हम लोग बोलते हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 192(1)(a) टीडीएस चैप्टर में। ये पर मंथ सैलरी से नहीं कटता है, सैलरी से नहीं कटेगा, ये एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा, ये एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देगा, टू बी पेड बाय एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर का खुद का खर्चा है। जैसे इधर वाला सैलरी वाला टैक्स जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, सेक्शन है टीडीएस का 192(1), तुम्हें सैलरी कम मिलेगी। बट ये वाला पैसा तुम्हें रहने के लिए घर दिया था, जिसके कारण टैक्स की लायबिलिटी बढ़ गई, तो थोड़ा सा पोर्शन अब एम्प्लॉयर भी देगा। अब इसका पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? पीजीबीपी में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? सर इसको पीएनएल अकाउंट में घटाने नहीं मिलेगा। अगर तुम पहले से पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिए हो तो डिसअलाउ हो जाएगा। ये एक एडिशनल बर्डन है किसका? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर तुम्हें सैलरी भी देगा, एम्प्लॉयर तुम्हें रहने के लिए घर भी देगा, और एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए अलग से टैक्स भी जमा करेगा, से 2,000 रुपीज फॉर आर एग्जाम्पल। पीजीबीपी का ट्रीटमेंट बता दिया। अब सर फाइनली ये कंक्लूजन है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स से 2,000 रुपीज। इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले ये एम्प्लॉय की इनकम ट्रीट होती है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, अ काइंड ऑफ इनकम है ये। जो एम्प्लॉयर ने टैक्स जमा किया, क्यों करेगा कोई भी एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए टैक्स जमा? डील का पार्ट है। हाँ सर डील का पार्ट है कि वो घर भी देगा, घर का टैक्स भी देगा। तो जैसे घर की वैल्यू टैक्सेबल होती है, वैसे ये टैक्स भी टैक्सेबल होगा। बट तुमको टैक्स ना लगे इसलिए गवर्नमेंट बोलती है हम इसे एग्जम्प्ट करेंगे सेक्शन 1010 सीसी में। ठीक। अब तीसरा पहलू टीडीएस से रिलेटेड ये रहा। जो टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है एक्स्ट्रा नॉन मॉनेटरी पर्क्स में सेक्शन 192(1)(a) में, ये तुम्हें तुम्हारे टोटल टैक्स से घटाने मिलेगा, एम्प्लॉय को घटाने मिलेगा। पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर अपनी जेब से। घटाने किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को उसके टोटल टैक्स में से दोनों टीडीएस घटाने मिलेगा। ये टीडीएस कौन पे कर रहा है? जनरली एम्प्लॉय। और ये वाला टीडीएस कौन जमा कर रहा है? एम्प्लॉयर। और ये वाला टीडीएस ही सैलरी से कटता है, यही मैंने बताया ऊपर में, पर मंथ सैलरी से कटेगा। और पीजीबीपी का 1 2 3 हो गया, ये हो गया चौथा पॉइंट। पीजीबीपी में हम इसे खर्चा बोल के डिडक्शन नहीं देते हैं। सर ये है टैक्स ट्रीटमेंट। इसके पीछे की हिस्ट्री मैं बता रहा था, ये थोड़ा कहानी बता के कि आखिर ये डील हो क्यों रही है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसका बैंक में पैसा कम आए। अगर एम्प्लॉयर रहने के लिए घर दे रहा है तो दे, लेकिन अगर वो टैक्सेबल है और उसके चलते बैंक में पैसा कम आ रहा है तो ये तो गलत है। एम्प्लॉय ये सोचता है, खासकर फॉरेन एम्प्लॉय जो इंडिया में काम करता है, इसीलिए बोलता है भाई अगर तुम्हें नॉन मॉनेटरी पर्क देना है तो उसका टैक्स भी तुम ही दोगे। एम्प्लॉयर देना शुरू कर देता है। तो जब एम्प्लॉयर डील हो गई, अब हमें क्या सुनना है? टैक्स ट्रीटमेंट। तो ये नीचे 4th नंबर पॉइंट और नीचे 1 2 3 पॉइंट, ये एग्जाम का तुम्हारा क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट
पीजीबीपी चैप्टर में कौन सा सेक्शन 40A5 बोलता है ये हम खर्चा डिडक्ट करने नहीं देंगे। और फिर उसके बाद अगर ये इनकम है 1724 के कारण तो हम इसे एग्जम्प्ट भी करेंगे 1010C के कारण। और जो एम्प्लॉयर टैक्स जमा करता है इट इज नथिंग बट अ टीडीएस, तो एज अ टीडीएस एम्प्लॉय को ये टोटल टैक्स किसका है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को घटाने भी मिलेगा। अदरवाइज फिर टैक्स लायबिलिटी जीरो कैसे आएगी। जो भी टैक्स एम्प्लॉयर जमा करेगा एम्प्लॉय के बिहाफ में उसको तो घटाने मिलेगा ना, तभी तो जीरो आएगी लायबिलिटी। तो यहां जाके मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो भी मुझे डिलीवर करना था इससे रिलेटेड वो मैंने आपको कर दिया, जिसकी 3 जगह यूजफुलनेस है। एक टीडीएस चैप्टर में 192(1)A में, एक पीजीबीपी चैप्टर 40A5 में, और एक ये एग्जम्प्टेड इनकम 1010C सैलरी से कनेक्टेड चीज। डन। हम इसको कहीं भी पढ़ लें, सैलरी में पढ़ लें, पीजीबीपी में पढ़ लें या टीडीएस में पढ़ लें। मैंने ये वीडियो बना दी, अब इसी वीडियो को मैं सैलरी में दे दूंगा बच्चों को, इसी वीडियो को मैं किस में दे दूंगा, टीडीएस की क्लास में दे दूंगा। और पीजीबीपी तो ठीक है, पीजीबीपी में हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं ये बोल के कि हम इसको आगे पढ़ेंगे टीडीएस की क्लास में। पीजीबीपी में जब ये सेक्शन आता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है क्लास में, तो मैं थोड़ा सा बताता हूं, इतना नहीं बताता। आज थोड़ा दिल खोल के पूरा बताया है कि आपको फ्यूचर में ये अगर गलती से इस एरिया में तुम काम करो, ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में, कंसल्टेंसी में, तो मेरी आज की क्लास और आज का ये क्लास नोट्स आपके काम आए। प्रैक्टिकल लाइफ वाली चीज बता रहा हूं। इसी का बिग 4 1-1 लाख रुपया कंसल्टेंसी फी ले लेता है, और जितने भी फॉरेनर्स इंडिया में काम करते हैं वो इसी डील में काम करते हैं। सैलरी पे टीडीएस काट लो, लेकिन नॉन मॉनेटरी पक्ष का टीडीएस नहीं काटने देंगे। कौन बोलता है, वो बाहर वाला एम्प्लॉय। तो डील ऐसी होती है, फिर एम्प्लॉयर को अपनी जेब से जमा करना पड़ता है। पीजीबीपी में खर्चा डेबिट करने नहीं मिलेगा, और एम्प्लॉय के हैंड्स पे ट्रीटमेंट। लिखिए अब इसको लिखिए। कहां से, यहां से लिखना है, 2 हिस्से में बांटना था। न्यू डील में अब टैक्स के 2 हिस्से होंगे, एक टैक्स एम्प्लॉयर पे करेगा, एक एम्प्लॉय। बिकॉज ऑफ ऊपर एम्प्लॉय को लॉस हो रहा था, घर मिलने के कारण उसके बैंक में पैसा कम आ रहा था, तो बैंक में उतना ही पैसा आए, इसीलिए टैक्स के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा एम्प्लॉयर देगा, दूसरा हिस्सा एम्प्लॉय देगा, जैसे पहले वो देता था। थोड़ा एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो अब एम्प्लॉयर बियर करेगा, तो उसका नीचे टैक्स ट्रीटमेंट। ये न्यू डील एक तरह से नहीं है, न्यू डील तो यहां थी ऊपर में, ये न्यू ऑफर, ये थोड़ा न्यू डील क्या हो गई, मतलब मॉडिफाई हो गई, डील मॉडिफाई हो गई। टैक्स के अब 2 हिस्से होंगे, घर दिया है तो टैक्स भी देना पड़ेगा, दिल दिया है तो जान भी देंगे, नहीं ऐसा नहीं। अगर घर दिया है तो उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। दिल और जान की बात टैक्स की क्लास में ना करें, खासकर हम तो करते ही नहीं। आप इस क्लास को देखें चलिए एक टास्क देता हूं, आपने ये क्लास देखी, ठीक देखी या नहीं देखी, आपको इस क्लास के रिस्पॉन्स में मैसेज करना है डे टाइम पे। अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं और आपने ये क्लास देखी, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मैसेज करना है क्या, दिल दिया है जान भी देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता टैक्स में। अगर घर दिया है तो घर का टैक्स भी दो, क्या समझे। आपको मैसेज करना है सिंपल, घर दिया है अगर रहने के लिए तो उसका टैक्स भी दो। कौन कहता है किसको, एम्प्लॉय कहता है एम्प्लॉयर को। ये मैसेज तुम मुझे कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम ये वाली क्लास देख रहे हो, देख चुके हो। सिग्नल होगा कि सर हम ये पूरा कॉन्सेप्ट आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश करेंगे फ्यूचर में इसको अपने क्लाइंट पर अप्लाई करने की, 1 लाख रुपए कमाना है इस एरिया से। सिग्नल देना है आपको कि आप ये क्लास देखे हो। दिन के टाइम पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे, घर दिया है तो उसका टैक्स भी दो, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐसे नहीं चलता टैक्स में। चलिए सर लिखिए। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको वीडियो रोक के लिख लीजिए। थोड़ा सा नीचे फाइनली टैक्स ट्रीटमेंट, ऊपर चौथा पॉइंट पीजीबीपी, नीचे 1 2 3, ये पूरा फाइनल है। ये पूरी चीज जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये फाइनल टैक्स ट्रीटमेंट है, जो मैं पिछले 1 घंटे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था विद द एग्जांपल्स फ्रॉम द बेसिक,
कि आखिर इस डील की जरूरत क्यों है, क्यों कोई एम्प्लॉयर ये वाला टैक्स पे करेगा जिसका उसको पीजीबीपी में डिडक्शन ही नहीं मिलता। सर मजबूरी है, वरना वो फॉरेन एम्प्लॉय इंडिया में काम करने नहीं आएगा, वो जापानीज, वो कोरियन, वो चाइनीज काम करने इंडिया में नहीं आएंगे अगर मैं ऐसी डील नहीं दूंगा उनको। तो मैंने तो देख रखा है अपनी जॉब की लाइफ में। डन, वीडियो रोक के लिख लीजिए इसको। सर फाइनली एक चीज बताइए, अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ रहे, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया है टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट ₹5,000, अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ आए तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट आसान भाषा में क्या क्या करना है। पहला, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूट्स 5,000, ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो पहला ट्रीटमेंट क्या करना है? इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या 5,000 रुपए एग्जम्प्ट होगा? घर तो टैक्सेबल ही होता है, घर का टैक्स एग्जम्प्ट होगा, इट इज एग्जम्प्ट। अदरवाइज ये टैक्सेबल है, कौन से सेक्शन में? 1724 में। इट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंस इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 40A(5). अच्छा, ये टैक्स कौन से सेक्शन में एम्प्लॉयर जमा करता है? तो इसका सेक्शन है 192(1)(a). तीसरा, टैक्स सो पेड विल बी अवेलेबल फॉर रिडक्शन एज TDS from total tax of employee। यानी अल्टीमेटली इस डील में फायदा किसको है? एम्प्लॉय को। नुकसान किसको है? एम्प्लॉयर को, क्योंकि एम्प्लॉयर ये टैक्स पे भी कर रहा है और उसको पीजीबीपी में खर्चा डेबिट करने नहीं मिल रहा है। और एम्प्लॉय को फायदा कैसे है? उसने ये टैक्स पे भी नहीं किया और उसको एग्जम्प्ट भी है और उसको टोटल टैक्स में से घटाने भी मिल रहा है। फाइनली इस डील में सबसे खुश कौन है? एम्प्लॉय। वो जापानीज, वो अमेरिकन, वो कैनेडियन, वो चाइनीज, वो जर्मन जो इंडिया में काम कर रहा है इस डील के अंदर। इंडियन टू इंडियन, यानी इंडियन एम्प्लॉयर और मैं इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन सिटीजन काम कर रहा हूं, तो जनरली ऐसी डील नहीं मिलती, क्योंकि हमें बचपन से पता होता है कि सैलरी मिलेगी तो टैक्स कटेगा, रहने के लिए घर मिला तो टैक्स कटेगा। ये हम लोग कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में और इस प्रोफेशनल कोर्स में जानते हैं। वी यूज्ड टू। हम अगर नहीं जानते तो हमारे बड़े भाई बहन बता देंगे, हम नहीं जानते तो हमारे घर में मम्मी पापा बता देंगे। तुम जॉब करने जाओ, तुम्हें टैक्सेशन नहीं आता है, लेकिन टैक्स कितना कटने वाला है तुम्हें पता चल जाएगा। तुम इंजीनियर हो, तुम्हारी सैलरी लगी है 10 लाख रुपए की, तुम्हें पता है टैक्स कटेगा भाई, 10 लाख तो पूरा नहीं मिलेगा। इतना तो सब नॉलेज रखते हैं। ये बाहर वालों को ना इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट और फिर रूल्स, फिर वैल्यूएशन के तरीके समझ में नहीं आते, इसलिए ये परफेक्ट डील लेते ही लेते हैं, जिसमें सबसे फायदा एम्प्लॉय को है, सबसे नुकसान एम्प्लॉयर को। और ऐसी डील होती है, ऐसी डील होती है। प्लीज लास्ट कंक्लूड करें इसको, लिख लीजिए। डन। अब चलिए सर, बोले सर एग्जाम में ये फिगर होगी ना कि निकालने के लिए आएगा? डोंट वरी, ये 5,000 या ऊपर में जो मैंने 2,000 लिखा, ये टोटल टैक्स के दो हिस्से, कितना एम्प्लॉय बियर करेगा कितना एम्प्लॉयर, ये एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा। फिर भी अभी एक सवाल है आपका फाइनली इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने से पहले कि सर ये 8,190 कैसे आया? 8,190 कैसे आया? इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कैसे आया। क्या होता है, जब मुझे बेसिक सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए क्या करता है? टैक्स कॉम्प्यूटेशन करता है टीडीएस काटने के लिए।
सर सेक्शन 192 में कोई रेट नहीं है, नो रेट इज प्रिस्क्राइब्ड, नो रेट इज प्रिस्क्राइब। वो 10% 5% टीडीएस काट लो, ऐसा कोई रेट नहीं है। क्या होता है, बहुत बार क्लास में बताता भी हूं, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 इंटू 12, 9,60,000, 80 तो है सर। एम्प्लॉय की सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ है और कोई अलाउंसेस नहीं है, यही हो जाएगा इसका ग्रॉस सैलरी। कितना, 960। फिर ये क्या लेने की कोशिश करेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A 50,000। फिर यही क्या आ जाएगी इसकी टैक्सेबल सैलरी, एज्यूमिंग इसके पास कोई और इनकम नहीं है, यही ग्रॉस टोटल इनकम, एज्यूमिंग इसके पास कोई डिडक्शन नहीं है, यही टोटल इनकम। कितनी, 9,10,000। अब इस पे टैक्स निकाल लो, टैक्स एट स्लैब रेट, 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, 12,500। फिर 5 लाख से लेकर एक्स्ट्रा जो है 4,10,000 पे 20%, तो 4,10,000 पे 20% प्लस 12,500, ये हो गया 94,500, 12 महीने की सैलरी का टैक्स। अब इसमें ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 3780, ये हो गया 12 महीने की सैलरी का टोटल टैक्स। तुम मेरे यहाँ 12 महीने काम करोगे तो मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा जिससे इतनी इनकम आएगी, इतना टैक्स आएगा, तो ऑब्वियसली अब टीडीएस पर मंथ 98,280 डिवाइड बाय 12, 8190। मैंने अपना वादा पूरा किया क्या, कि सर ये टीडीएस कैसे आया 8190। ध्यान रखना, अगर मैं आपको रेंट दूंगा तो टीडीएस का रेट है 10%, मैं आपको प्रोफेशनल फी दूंगा तो टीडीएस का रेट है 10%, लेकिन सैलरी में कोई टीडीएस का रेट नहीं है। मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबके लिए ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या सैलरी, क्या बोनस, क्या अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी कितनी, टैक्सेबल सैलरी कितनी, उसकी और अदर इनकम कितनी। तुमसे मैं पूछूंगा इस साल तुम्हारी कोई और इनकम है, तुमने बोला नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर तुम्हारे ऊपर स्लैब रेट लगा के जितना टैक्स आएगा पर मंथ में उतना टीडीएस काटना शुरू कर दूंगा। सैलरी में ऐसे ही होता है, 50 एम्प्लॉय है ऐसे ही होगा, 500 एम्प्लॉय है ऐसे ही होगा, 5,000 एम्प्लॉय है तो मार्केट में एक पेरोल का सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर लूंगा, होगा ऐसे ही। हाँ वो ऑटोमेटिक होगा, उसमें नाम लिख दूंगा एम्प्लॉय का, नाम, एज, बेसिक सैलरी, इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, वो खुद ही कैलकुलेशन का चार्ट बना के दे देगा, बोलेगा 8190 का टीडीएस काटो। पेरोल सॉफ्टवेयर जो मैं आपको सैलरी में पढ़ाने की कोशिश करता हूं वो सॉफ्टवेयर में पहले से फिट होता है, वो सारी कैलकुलेशन करके दे देता है। हो सके तो एग्जाम में भी ले जाइए, चिटिंग करने के काम आएगा, पूरी कैलकुलेशन हो सकती है। इवन प्ले स्टोर पे ऐसे ऐसे ऐप हैं जिसमें तुम ये डेटा फिट करो कि तुम्हारी बेसिक सैलरी इतनी है, असेसमेंट ईयर 21-22, टैक्स कितना, टीडीएस कितना, वो कैलकुलेट करके तुमको देंगे। ऐप हैं प्ले स्टोर पे जो तुम्हें ये कैलकुलेशन ऐसा ही करके देंगे। लिखिए लिखिए, नॉर्मल स्लैब रेट लगाया है 115 बीएससी वाला नहीं, नॉर्मल स्लैब रेट 2.5 लाख तक नील, उसके बाद के 2.5 पे 5%। चलिए सर इस टॉपिक को यहीं खत्म करें, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए वीडियो रोक के, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए वीडियो को रोक के। सारी बातें हो गई, कंक्लूजन भी दे दिया, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया है, कहीं कुछ भी हिडन अब नहीं है। ऐसी डील क्यों होती है, बैकग्राउंड डील कैसे अफेक्ट कर रही है, एम्प्लॉयर क्यों एग्री करता है, और फिर फाइनली टैक्स इंपैक्ट, सब कुछ बता दिया है। लास्ट में कंक्लूड भी कर दिया एग्जाम के लिए, टीडीएस चैप्टर क्या कहता है, पीजीबीपी चैप्टर क्या कहता है, और एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर क्या कहता है, पूरा कंक्लूड कर दिया।
और आपको एक टास्क भी दे दिया है मैसेज करने का, क्या घर दोगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। ब्रेक लीजिए 10-15 मिनट का, फिर एक और टॉपिक करते हैं। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तकदीर जो अपने हाथों लिखे, अपनी हस्ती बना सके, राजा या रंग हो जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। कैसा है पटना? पड़ोसी का मुर्गी चुरा के बेच दिए, जो किराया निकला। आगे दस्तूर में जितने मतभेद हैं, उनको जड़ से मिटा सके, राजा या रंग हो जग उसके संग हो, ज्यादा जो अंक पा सके। बटुए में का खाली है सर। खाली है तो रखा का है? आधा जा रहा है।